difference in rank is 66. Then what is the number of students in the group? What is the number of students in the group? तो कितने स्टूडेंट होंगे ग्रुप के अंदर? कितने स्टूडेंट है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप. रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको गिवन है 0.6. आर गिवन है भाई 0.6. तो हमारा फॉर्मूला ये है R 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर माइनस 1. ये 0.6 गिवन है 1 - 6 इंटू ये 66 गिवन है n इंटू n स्क्वायर माइनस 1. इसको इधर ले आओ तो 6 इंटू 60. अब देखो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि जो आपको ऑप्शन गिवन है 7, 8, 9, 10 इन चारों से निकाल लो, जल्दी निकल जाएंगे. रख रख के देख लो. जैसे मैंने 7 रखा 1 - 6 इंटू 66 6 इंटू 66 7. इसको सोल्व करके बताओ. देखो 7 इंटू 48 डिवाइड बाय 6 इंटू 66 डिवाइड इक्वल टू और 1 में से माइनस करो. 7 रख के देखो भाई 0.6 आ रहा है क्या? ये ज्यादा इजी पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ. 7 से आ रहा है क्या आंसर? 7 से क्या आ रहा है आंसर? जल्दी बताओ. कैलकुलेटर का काम है, नहीं तो इधर उधर करने में तो गलत कर दोगे आप. डायरेक्ट पहले ए ऑप्शन रख के देखो आ रहा है क्या. कौन कर रहा है बेटा सॉल्यूशन? कौन कैलकुलेशन कर रहा है? नहीं आ रहा. 8 अनीसा 8 रख के देखो. 8 रख के देखो आ रहा है क्या? 6 इंटू 66 अपॉन 8 इंटू 63 1 में से माइनस करो. जल्दी जल्दी करो यार, इतना टाइम मतलब. डी ऑप्शन है. 10 रख के देखो. अब यदि मैं 10 रख के देखता हूं, देखो देखो 11 से कैंसिल, 3 से कैंसिल 2 1 माइनस 0.4. बिल्कुल सही है. इसका आंसर डी ऑप्शन है. 10 आंसर. आंसर इज डी. 10 आंसर. बेटा वैसे सोल्व करोगे तो लेंदी पड़ेगा. यदि आप ऑप्शन रख के करोगे तो जल्दी हो जाएगा. और जनरली पहले 10 ही चेक करना चाहिए कायदे से, क्योंकि वो देगा 10 ऐसी वैल्यू देता है वो. तो 10 चेक कर लो पहले, या फिर पहले कोई नंबरिंग से कर लो. क्लियर है? कर लेंगे ये वाली प्रॉब्लम. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब इसमें एक टाइप की प्रॉब्लम आती है कि जब कुछ वैल्यू गलत लिखी जाती है. कुछ वैल्यू गलत लिखी जाती है. कैसे? वाइल कंप्यूटिंग रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं है? चालू है. While computing rank correlation between profit and investment for 10 years of a firm. The difference in rank for a year was taken as 7 instead of 5. By mistake. And the value of rank correlation and the value of rank correlation coefficient was computed as 0.80. What is the correct value of rank correlation coefficient? Correct value of R. ये निकालना है. अब एक ईयर का रैंक गलत ले लिया.
तो कैसे करेंगे? ये गलत है भाई, 0.8 गलत है। तो देखो इधर 0.8 गलत है, 1 माइनस 6 ये भी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आएगा भाई जो भी आएगा, अपॉन 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। इससे ले जाओ, निकालो इसको, उधर ले जाओ। 6 इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर 10 इंटू 99 1 माइनस 0.8, ये आ गया सिग्मा डी स्क्वायर, गलत, रॉन्ग। ये आ गया 0.2 इंटू 10 इंटू 99 अपॉन 6। कितना आ रहा बेटा? ये निकाल दो। ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ रहा है? 33 आ रहा है। अब करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर 33, 7 ले लिया भाई, गलत, 5 लेना चाहिए था। कितना आ रहा भाई? 33 माइनस 7 का 9 आ रहा है। तो करेक्ट आर 1 माइनस 6 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 99 निकालो। 6 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 99 कितना आ रहा है? करेक्ट आर कितना आ रहा है बेटा? 0.945, ये करेक्ट आर है। इस तरह से ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इनकरेक्ट आर गिवन है आपको, उससे मैंने इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर निकाल लिया। इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर आ गया आपका 9, तो उससे मैंने करेक्ट आर निकाल दिया आपका। ये आया कि समझ में सभी को? किसी को दिक्कत है इसमें? चलिए अब इसमें लास्ट केस करते हैं अपन, टाइड रैंक वाला। टाइड रैंक का मतलब है जब कभी रैंक आपकी रिपीट हो जाए। तो वैसे तो जनरली इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती नहीं है, तो लेकिन एक फॉर्मूला पूछा जा सकता है। टाइड रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, टाइड रैंक। तो इन केस ऑफ टाइड रैंक जो फॉर्मूला आएगा आपको वो क्या आएगा वो देखो। इन केस ऑफ टाइड रैंक rank correlation coefficient equal to 1 minus 6 sigma d square plus m1 square minus 1 by 12 plus m2 square minus 1 by 12 and so on upon n into n square। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं r 1 minus 6 sigma d square plus sigma I equal to 1 to n जो भी आएगा, जितनी भी रैंक आएगा mi square minus 1 upon n into n square। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइड रैंक। इसको यूज कैसे करेंगे वो समझा दूँ। ये हमारा टाइड रैंक का फॉर्मूला है, लेकिन ये अपॉन सिर्फ किसके नीचे है? इसके नीचे, पूरे के नीचे नहीं है, इसके नीचे, ये इसके नीचे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइड रैंक। लास्ट में मैंने क्या लिखा? हमने m1 m2 की जगह I2 R लिख दिया, जितनी भी रैंक आपकी रिपीट होगी। ये आपका टाइड रैंक का फॉर्मूला। ये या m1 m2 m3 क्या है, इसको समझते हैं कि m1 m2 m3 क्या है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा चुका है, क्योंकि प्रॉब्लम पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। कम क्या, नेग्लिजिबल है, तो इस साल ऐसी प्रॉब्लम नहीं पूछेगा वो कभी। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो, compute the rank correlation coefficient, compute the rank correlation coefficient। कोई भी इको मार्क्स, कोई इको के मार्क्स, फिर आपके स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स। एट्टी 56 50 48
50, 62, 60, 90, 75, 75, 65, 65, 15, 60। अब मुझे इसका रेंज कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। We have to find the range correlation coefficient. अब मैं इको मार्क्स से इसको x मान लेता हूँ, तो इसकी मैं रेंज निकाल लूंगी। फर्स्ट रैंक किसकी है 80, सेकेंड रैंक 60, थर्ड रैंक 56, फोर्थ रैंक 62, सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ रैंक, फिफ्थ और सिक्स रैंक सेम आ रही है। फिफ्थ और सिक्स यस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। बेटा फिफ्थ और सिक्स रैंक सेम आ रही है, तो जब फिफ्थ और सिक्स रैंक सेम आ रही है तो आप उसका एवरेज लोगे बेटा फिफ्थ और सिक्स का। तो फिफ्थ और सिक्स का एवरेज कितना हो गया 5.5। तो बेटा इसकी रेंज भी 5.5 जाएगी और इसकी रेंज भी 5.5 जाएगी, और ये आ गई आपकी सेवंथ रैंक, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स का एवरेज आ गया और ये हमारी सेवंथ रैंक आ गई। ये हमारा RX आ गया, ये समझ में आ गया। अब ROI की बात करें, स्टेट की मार्क्स की बात करें, फर्स्ट रैंक ऑब्वियसली 90 की है, सेकंड और थर्ड रैंक आपकी टाई हो रही है, तो इन दोनों का एवरेज 2.5। फिर हमारा फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी टाई हो रहा है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी टाई हो रहा है, तो 4 5 6 का एवरेज 4 5 6 का एवरेज 5, तो इनको 5 दे देंगे। तो ये सेवन है। अब मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा, 0, 1.5, 3, 2.5, -5, -2। बेटा हमेशा सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रेंज 0 आएगा हमेशा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक हमेशा 0 आएगा। तो इसका सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक देख लीजिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1.5, 4.5, 5, 7 और -7 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब मैं डी स्क्वायर निकालूंगा, डी स्क्वायर 0, 2.25, 9, 4.25 और 25 और 4, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल 44.5, 44.5 सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 44.5। और एन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, एन का वैल्यू 7। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बेटा यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब मैं फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा ये समझो। बेटा यहाँ पर हमारा 50 दो बार आ रहा था, तो M1 की वैल्यू 2 होगी, 75 भी 2 बार आ रहा था, तो M2 की वैल्यू 2 होगी, और 65 3 बार आ रहा था, तो M3 की वैल्यू 3 होगी। ये M1 M2 M3 की वैल्यू इस तरह से रहेगी, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है। तो M1 दो बार, मतलब 50 दो बार आ रहा था फर्स्ट वाले में, से M1 2, M2 75 दो बार आ रहा था, 65 3 बार आ रहा था। मेरी बात समझ में आ गई? M1 M2 M3 कैसे आया? ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा दो बेटा। अब ये फॉर्मूला आ गया, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस M1
2 into 2 square minus 1 by 12 और सिग्मा डी स्क्वायर है 44.5 प्लस 2 into 2 square minus 1 by 12 plus 3 into 3 square minus 1 by 12 upon 7 into 7 square minus 44.5 3 to 6.5 0.5 9 8 3 24 7 into 48 ये आ गया आपका 47.5 अपॉन 7 into 40 निकालना बेटा कितना आ रहा है टोटल आर कितना आ रहा है ये समझ में आ गया ना m1 m2 m3 कैसे लगाया हमने टोटल आर कितना आ रहा है बेटा 6 into 47.5 डिवाइड बाय 7 into 48 और उसको 1 में से माइनस कर दो कितना आ रहा है 0.15 0.848 क्या बोल रहे हैं भाई सब अलग अलग बोल रहे हैं आंसर कितना आ रहा है ये बताओ 0.15 आ रहा है सही है 0.15 इज द राइट आंसर कल के पेपर में किसके कम से कम गलत हुए हैं एक गलत किसका सिर्फ एक गलत है किसी का या दो गलत या तीन गलत अच्छा डाउट है कि कोई कल के पेपर में भाई थ्योरेटिकल था पेपर तो आपको वो थ्योरी याद करनी पड़ेगी जो मैंने दी है या सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने पेपर दिया उसको ध्यान से देखो मैंने बहुत जगह गड़बड़ किया था गड़बड़ इन द सेंस एक्चुअल क्वेश्चन को मैंने उल्टा सीधा किया था और जनरली आंसर याद करने वाली टेंडेंसी हटा दो नहीं तो मैं यहाँ क्या वहां पर भी ऐसा ही होगा कुछ लोगों ने आंसर याद करने की टेंडेंसी थी तो मैंने क्वेश्चंस को बड़ा उससे चेंज कर दिया बड़े मतलब स्टाइल से चेंज कर दिया ताकि तुम्हें लगे कि वही क्वेश्चन है लेकिन चेंज हो गया आंसर भी वही लगा दो हुआ ना नहीं हुआ क्या हाँ चलो बढ़िया है लेकिन वो चीज आपको ध्यान रखना है भाई प्रॉब्लम तो वही आ गई हाँ वो तो खेल गया वो तो बेटा यही तो होता है और क्या होता है वहां पर भी तो यही होगा क्वेश्चन तो वही रहेंगे बस जैसे मैं खेला वैसे वो खेल लेंगे उसमें क्या बात है भाई नहीं पता चला ना तो यही तो बोल रहा हूँ ना वहां पर भी वैसे ही खेला जाएगा जैसे तुम यहाँ पर इसलिए ध्यान रखो क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने की आदत डालो क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की आदत डालो भाई हमारे दिमाग में क्या होता है मैं बताऊँ ना स्टूडेंट जनरली क्या करता है स्टूडेंट शुरू की एक लाइन पढ़ता है उसको लगता है वही क्वेश्चन है और आंसर मार्क कर देता और वहीं वो गड़बड़ हो जाता ये चीज अपनी आदत चेंज करो और उसी की वजह से गलत होंगे आप पूरा जब तक पूरा क्वेश्चन धीरे धीरे एक भी नहीं फ्लो में नहीं पढ़ना कभी भी बिल्कुल धीरे धीरे पेंसिल को आप चाहे अंडरलाइन मत करो लेकिन धीरे धीरे पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता आप बोलोगे मेरे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे नहीं बेटा पूरा टाइम उतना ही लगता है चाहे आप पढ़ना ऊपर से सरसरी निगाहों से पढ़ो या ढंग से पढ़ो टाइम उतना ही लगेगा कोई टाइम में कोई अंतर नहीं आता लेकिन स्टूडेंट क्या करता है और स्टूडेंट क्या है यार टीचर ही करता है हम कौन से अलग है हम भी कभी कभी ऐसा ही कर देते हैं अरे ये तो वही है ये लो आंसर वो गलत हो गया हमारे साथ भी होता है कभी कभी तो मैं मेरी बात भी कर रहा हूँ मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं ऐसा काम नहीं करता मेरे साथ भी हो जाता है ठीक है तो इसलिए ये अपनी आदतें चेंज करो धीरे धीरे पढ़ने की आदत डालो क्वेश्चन को पूरा ढंग से रीड करो वो क्या पूछना चाहता है पूछेगा स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाल दिया वेरिएंस या वेरिएंस पूछेगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया पूछेगा आरएक्स और आरवाई आरएक्स आरवाई में लफड़ा कर देगा कुछ भी कर सकता हूँ ये है ठीक है अब बेटा आप गलत क्योंकि फिल किया तो ये ध्यान रखो वहां पर भी आपका ये चीज आपको रहे तो ये चीजों का भी ध्यान रखना गलत फिल नहीं करना ठीक है चलिए भैया यही तो है टेस्ट देने से जो मंडे को उसको वेडनेसडे को शिफ्ट कर दो कर देंगे वेडनेसडे को शिफ्ट उसमें क्या दिक्कत आएगी लेकिन प्रिपरेशन ढंग से करनी पड़ेगी आपको प्रिपरेशन ढंग से करनी पड़ेगी क्योंकि चैप्टर दोनों हार्ड है
पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत आपको ढंग से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये कौन सा चैप्टर है? अरे प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो फिक्स हो गया, नेक्स्ट वेडनेसडे को, नेक्स्ट वेडनेसडे को। लास्ट कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, ये आपका कोरिलेशन का लास्ट होगा। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, it is a casual method of finding correlation. Correlation where magnitude is not important. भाई वैल्यू क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं। ये कैजुअल मेथड है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का, जहां पर वैल्यू क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वैल्यू क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये निकलेगा r इक्वल टू प्लस माइनस अंडररूट ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन 2c माइनस m अपॉन n। अब ये दो बार प्लस माइनस इसलिए लगाया है, m होता है आपका n माइनस 1, जितने भी पेयर हो उससे एक कम। c होता है नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कॉन्करेंट मतलब एक जैसे साइन के, कॉन्करेंट का मतलब है एक जैसे साइन के, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो उसको बोलेंगे कॉन्करेंट डेविएशन। यदि 2c माइनस m ग्रेटर देन 0 है तो r भी पॉजिटिव आएगा, और 2c माइनस m लेस देन 0 है तो r भी लेस देन 0। ये इसका तरीका। 2c माइनस m ग्रेटर देन 0 है तो r भी पॉजिटिव आएगा, और 2c माइनस m लेस देन 0 है तो r भी लेस देन 0 आएगा। अब मैं इसका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन आप निकालते हैं, देखो किस तरह से करेंगे। जैसे एग्जांपल, x1 75 98 57 63 112 49 85, इधर 123 512 679 423 615 312 और 105। अब देखना बेटा, इसका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन किस तरह से निकालूं। मुझे ये मतलब नहीं वैल्यू क्या है, मुझे इससे कुछ भी मतलब नहीं है। दो बता इसकी बात करो, इंक्रीज हो रहा मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। आया समझ में? जो इंक्रीज हो रहा है उसको पॉजिटिव, जो डिक्रीज हो रहा है वो नेगेटिव। अब कितने एक जैसे साइन है काउंट करो, कितने एक जैसे साइन है। एक तो प्लस प्लस पहला आ रहा, फिर प्लस प्लस आ रहा, फिर माइनस माइनस आ रहा, तीन साइन एक जैसा आ रहा। अरे दो कहाँ आ रहे बेटा, तीन आ रहे ना। एक तो ये, एक ये और एक ये, इसका मतलब सी का वैल्यू आ गया 3, और एम हो गया 1 2 3 4 5 6, एम आ गया 6। तो 2c माइनस एम निकालो। अरे बात आर जीरो आ गया, इसमें आर जीरो आ गया, तो फिर 2c माइनस एम की वैल्यू 0 आ गई। चलो अब इसको आर को और सही कर लेते हैं। इसके लिए रुको, मैं एक काम करता हूँ, एक और वैल्यू बढ़ा देता हूँ 98, और यहाँ पर लिख देता हूँ 103 या 73 लिख दो। ये प्लस गया और ये माइनस गया। अभी भी हमारा C3 है,
लेकिन एम आपका 7 हो गया, 2c माइनस एम -1, तो आर आ गया बेटा माइनस, क्योंकि माइनस में आ रहा है इसलिए -1/m, 2c माइनस एम अपॉन एम माइनस रूट आर इक्वल टू -√1/7। ये समझ में आया क्या? जो मैंने एक वैल्यू बढ़ाई है उससे, एक वैल्यू बढ़ाई है उससे समझ में आया क्या भाई? C3 हो गया, M7 हो गया, 2c माइनस एम निकाला तो -1 आ गया, तो R माइनस आएगा, तो 2c माइनस एम अपॉन 1 है और नीचे 7 है, तो R की वैल्यू आ गई -√1/7। ये इसको निकालने का तरीका है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए the coefficient of concurrent deviation, the coefficient of concurrent deviation for p pairs of observation was found to be 1/. If the number of concurrent deviation, if the number of concurrent deviation was found to be 6, find the value of p. Find the value of p. तो हमें p का वैल्यू निकालना है। We have to find the value of p. तो बेटा p पेयर कोएफिशिएंट ऑफ concurrent deviation है 1/3 और p है 3, तो 1/√3 इक्वल टू प्लस आ रहा है, तो 2c माइनस एम अपॉन एन, 2c मतलब 6 माइनस एम अपॉन एन, इसको ऐसे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, गलत हुआ है। अरे कहाँ गलत कर दिया मैंने? अच्छा C6 है क्या? ओ एम का वैल्यू 9 आ गया। अब यदि एम का वैल्यू 9 आ गया, एम का वैल्यू यदि 9 आ गया, एम का वैल्यू 9 आ गया, तो टोटल कितना हो गया? एन कितना हो गया भाई? 10। बिल्कुल सही है, एक ज्यादा आएगा ना, ये तो एम आया ना, एन आ गया, मतलब पी का वैल्यू देना, पी का वैल्यू देना। So the number of pairs of observation is, तो कितने पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि एक ज्यादा आता है बेटा, ये पता है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया भाई कोफिशिएंट कोरिलेशन, ये हमारा कोरिलेशन कंप्लीट हो गया, कोरिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब कल से ही करेंगे रिग्रेशन, अब कल से ही रिग्रेशन करेंगे। चलिए 12 बजे मिलते हैं बेटा, आज वो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा।